नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की 6 सितंबर वाला जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम की आंसर की है वो डाल दी जा चुकी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सेकंड शिफ्ट वाले का आज हम अभी देखेंगे, जिसमें जो आंसर की है इसको बताया जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन जो है पूरे एनालाइज़ किए जाएंगे। हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि जिससे कि जो क्वेश्चन की है आंसर की सटीकता बनी रहे, तो कम से कम गलतियाँ रहें। गलतियाँ हो सकती हैं, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे, बट ये कि कम से कम गलतियाँ रहें, ये चीज़ ध्यान रखा गया है। आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपी ट्रिपल एससी प्लस यूपी, खास करके यूपी पीसीएस के लिए जो भी सामग्री है वो आपको मिलती रहेगी इस पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका सेट है ये JF4 करके है सेट। तो इसका हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में, यानी कि जो DI वाला पोर्शन है इसमें पहले शुरुआत में ही दे दिया गया है। तो मई में I और M द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? तो 100:149 है। उसके बाद में, यदि जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं, तो जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने हैं? 175 है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है, मई में स्टोर के, L और M द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत लगभग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 313 दी गई है और लगभग में। फिर चौथा नंबर है, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर J द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर M द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है? 69.18% है। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट है, अक्टूबर में स्टोर I द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर में आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी है? तो 84 हो जाएगी। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तो ये किसने किया है? तुर्की द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। फिर है, डेवलपमेंट प्लानिंग इन द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। सुखमय चक्रवर्ती जो है इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनना है। तो चमगादड़ दिया है, कबूतर है, तोता है, कौवा है। तो इसमें चमगादड़ ही हो जाएगा। चमगादड़ एक तो पालतू नहीं, दूसरा है कि रात्रिचर है, यानी कि ये रात को उड़ता है। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये जो आरसी दत्त है, आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1902 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारत की जो आर्थिक जो उस समय की व्यवस्थाएं थी उस पर इन्होंने, और इनका नाम उसमें भी आता है कि भारत में जो आय गणना करने वालों में पहले लोगों में ये भी थे। और जो ड्रेन थ्योरी थी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है इन्होंने भी दिया था। तो इस तरीके से। फिर अगला है, 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या है? तो 12.5 मिनट में हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो अगला देखेंगे कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को क्या कहता है? तो संघवाद कहते हैं। देखो, संघवाद में क्या है, फेडरलिज्म कहो या यूनियन स्टेट, जो यूनियन तरीके की सरकार होती है, जैसे कि भारत में हम देखें तो यूनियन में क्या होता है, संघ स्तर पर सरकार होती है और राज्य स्तर पर होती है। इनके मध्य में शक्तियों का विभाजन होता है। अमेरिका में इसी व्यवस्था को फेडरल सिस्टम बोलते हैं। वहाँ संघीय स्तर पर बिल्कुल सेपरेशन है, और अपने वहाँ क्या शक्तियों का विभाजन है। तो अपने वहाँ शक्तियों का सेपरेशन एकदम नहीं किया गया है, क्योंकि कई मामलों में संघ राज्य के मामले में हस्तक्षेप भी करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संघवाद है। उसके बाद में क्या है, फेडरलिज्म यहाँ शब्द दिया भी गया है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? तो जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं। तो ये जड़ें भी इनकी गहराई तक जाती हैं, और जो तने होते हैं इनके मोटे हो जाते हैं जल भंडारण के लिए। खास करके अपने घटबड़ी वगैरह या जो भी इस तरह कटीली जो होते हैं झाड़ियाँ, उनको देखा होगा तो उनमें इस तरीके की खूबी पाई जाती है। फिर 27 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IPSA कब शुरू किया गया था? तो 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसका शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी जो है 9 अप्रैल, मतलब 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। अगला है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हरा करके भारत जीता था। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है कि 16 से 20 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं, जो कि गाजर मूली किलोग्राम, ये भी DI वाला क्वेश्चन ही है। तो इसमें 16 नंबर का है, F में बेचे गए मूली की मात्रा A, C और D में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है, और F में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। F में बेचे गए गाजर की मात्रा का ज्ञात कीजिए। तो कितनी हो जाएगी? 780 kg हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। गाजर, मूली और कद्दू तीनों को मिलाकर के 1152 kg हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा क्या है, मात्रा में क्या अंतर है? तो 612 kg का अंतर है। ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32.35 अनुपात है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना, तो 108 केजी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट है बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, तो 87.8% है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देश लगे हुए हैं। इसमें अगर भारत की हम स्थिति देखें तो एक सेकेंड, थोड़ा इस तरीके से देखेंगे कि इधर पाकिस्तान लगा हुआ है, ऊपर अफगानिस्तान ये है छोटा सा, फिर चाइना इधर पूरा लगा हुआ है, इधर से लेकर के ऐसे, इधर नेपाल है और यहाँ पर भूटान है। उसके बाद में म्यांमार यहाँ से लेकर के इधर तक लगा है, बांग्लादेश आपका यहाँ पर है। उसके बाद तो कितने टोटल 7 देश हो गए हैं। म्यांमार है, उसके बाद में इधर से देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, तो टोटल 7 देश हैं। इस तरीके से बना हुआ है। फिर अगला है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य देखेंगे ऑप्शन इसका डी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक की जो पेश करने की 108 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसको कोई जो मंत्री है वो ही पेश कर सकते हैं, कोई भी साधारण जो सदस्य है वो पेश नहीं कर सकता है। मंत्री यानी सरकार द्वारा ही पेश किया जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो धन विधेयक की जो परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है और 108 में इसको प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो दी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको ये राइट होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी जो अथॉराइज करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1991 में आया था। ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। फिर अगला है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें एक युगल मामला के रूप में गिना गया है भी शामिल है। तो जो 139 पुरस्कार दिए गए हैं इस बार के, उसमें से शायद 7 जो हैं वो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण हैं और पद्म भूषण भी है। उसके बाद करीब जो पद्मश्री है, इस तरीके के जो तीनों पुरस्कार हैं इनको शामिल करके टोटल 139 पुरस्कार हैं। फिर अगला है प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। सुबह भी एक क्वेश्चन आया था प्रश्नकाल को लेकर के, जिसमें दिया था कि तारांकित अतारांकित वाला, और इस बार पूछा है कि प्रश्नकाल और जो दिन के एजेंडे के बीच के समय होता है। तो इसमें प्रश्नकाल जो है ये सुबह 10 बजे से लेकर के कितने बजे, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच को जो समय है उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो इसमें क्या है, 0 आवर जो टाइम है वो 12 से लेकर के, क्योंकि 12 जो है 0 माना जाता है, तो अगर 0 से लेकर के 1 के बीच का जो काल है इसको 0 काल आवर बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में रुद्र सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है सबसे पहले जो कराया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और अशोक के समय में इसमें वो हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था। फिर जिस रुद्रदामन के समय में हुआ है, आगे देखेंगे तो समुद्रगुप्त के समय भी इसमें जीर्णोद्धार कराया गया था। तो इस तरीके से जो सुदर्शन झील है इसका इतिहास इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है अमित की जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनसे बड़ा है। उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो ज्योत्सना ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्योत्सना जो है सबसे बड़ी। ऑप्शन इसका डी सही आ रहा है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1958 में स्थापना की गई थी। डीआरडीओ जो है ये भारत में रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन करने वाली अग्रणी संस्था है, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो जो चालन प्रक्रिया है मनुष्य के अंदर जो वो किससे होती है, सेरिबेलम जो है उसके द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन कट गए हैं, राजस्थान में स्थित है। ये ऑप्शन जो भी होगा इसमें राजस्थान में है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें दिया गया, फिर यही डी वाला आ गया है, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत, इसका 80, जो ऑप्शन सी है 80% सही है। नेक्स्ट देखेंगे जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है, तो 36.75% अधिक है। अगला है सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है, तो 300 है, इसका ऑप्शन डी सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए, तो 200 लिखे गए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर का है कि मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा
दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच का क्रमशः अनुपात कितना है, तो 29.35 है, यानी कि 29:35 है। फिर ऑप्शन इसका जो है सी सही है। अगला है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है, तो इनका सांप है, और जो 24वें हैं महावीर स्वामी, उनका है क्या है, सिंह है। अगला है देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो भारत में जो दो अभिलेख न्यायालय है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि दूसरा कौन सा, हाई कोर्ट है। जितने भी हाई कोर्ट है वो भी अभिलेख न्यायालय है, लेकिन इसमें पूछा है अनुच्छेद 129 के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत और कनाडा के बीच संबंधों को मतलब बिगाड़ने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो पंजाब में जो है वहाँ भूजल यानी कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा भूजल का यूज हुआ है, और इस वजह से क्या है कि वहाँ जो सिंचाई है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो कॉलिन क्लार्क जो है इनके द्वारा ये लिखा किया गया था। नेक्स्ट है कि ऑप्शन इसका कौन सा है, बी सही हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1986 जो है। ऑप्शन इसका डी सही है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भी 1986 में ही आया है। तो इस तरीके से 1986 ऑप्शन इसका डी सही है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, और उनका जो मासापा है यानी कि महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लासापा कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। फिर है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो 3 पिटक है, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, दिया है विनय पिटक, और दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है इनकी जो स्थापना हुई थी, प्रथम वो हुई है, बौद्ध संगीति हुई है, तो उसके तहत की गई थी। इसमें राजगृह में हुई थी, और ये महात्मा बौद्ध के समय ही हुई, मतलब महात्मा बौद्ध जो है उनकी मृत्यु के बाद की गई थी। तो इसमें विनय पिटक में क्या, जो संघ के जो जितने भी साधु संत हैं उनसे जुड़े नियम शामिल किए गए, और जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया गया है। और जो अभिधम पिटक है इसमें जो बुद्ध की शिक्षा है उनको दार्शनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से है। दीपवंश भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन वो इन तीनों पिटकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, तो ये 840 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा अब इंग्लिश वाला आ गया है, तो चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया है। द विंडोज आर ओपन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आर नॉट दे, तो इसका ऑप्शन डी दिया जाएगा। ऑप्शन फिर 47 है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई सेड द टीचर लाइक मी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, ऑप्शन इसका ए सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 48-49 क्वेश्चन जो है पहला दिया गया है उसके आधार पर है। तो वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका ऑप्शन सी है, टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ईवी एडॉप्टेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडॉप्टेशन को बढ़ावा देने के लिए इसमें खर्च कर रही है सरकारें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑप्शन सी जो है चार्जिंग स्टेशन जो है ये ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से है। फिर चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड दिया गया है। एडमायर, एडमायर का क्या है, फ्रेज है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया 51, अभ्यास साइक्लोन भारत और 2025 भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट काफ़ी पिछले साल से ही इम्पोर्टेंट है, मिस्र के साथ किया जा रहा है भारत का, शायद तीसरा है इस बार का। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर जो है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 972 आएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल होते हैं, तो मैंग्रोव जो है ये समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होते हैं, इसी वजह से ये खारे पानी के अनुकूल पाए जाते हैं। कांटेदार तो रेगिस्तान पाए जाते हैं। सदाबहार जहाँ वर्षा अधिक होती है, पर्णपाती जो है जैसे कि यूपी बिहार वाले जो क्षेत्र में इसमें पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। और निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो स्वयं से और एक से कटे, तो ये 19 से कट जाती है, 19×57 जो होता है, तो 19 से कट रही, एक से कट रही, खुद से कट रही, तो इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है। बाकी सारी स्वयं से कटेंगी या एक से विभाज्य होंगी। अगला है 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन पीटीआई वाले आ गए हैं, तो इनमें देखेंगे
56 नंबर का क्वेश्चन है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या के अनुपात ज्ञात करें। तो कितना 2.7 अनुपात है, इसका ऑप्शन सी सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, दुकान द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। 230 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला 58 नंबर का, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो 120%, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला है, यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7.5% 7.5 अनुपात है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी, 320, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर का, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन जो है फाउंटेन पेन है, ये दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी, 600 दी गई है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या, तो कृषि है। वैसे अभी भी भारत की जो 45% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में लगी है, तो इस वजह से रीढ़ कहेंगे तो कृषि को ही कहेंगे। जबकि इसका अगर देखेंगे जीडीपी में योगदान कितना है, तो 17 लगभग 18% है, तो 18% योगदान है। जबकि इस पर आश्रित जो जनसंख्या वो अभी भी लगभग 65% है, तो 65% जनसंख्या आश्रित है और वर्किंग पॉपुलेशन 45% है, जो जीडीपी में योगदान के लगभग 18% है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी रीढ़ ही मानेंगे, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग जो है कृषि कार्य में ही संलग्न है। अगला है, मार्च किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है, तो मार्च जो होता है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में होता है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश दिया गया है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जो है ये जाने जाते थे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक को तिलक भी कहा जाए, लोकमान की उपाधि दी गई थी। एमजी रनाडे जो थे इनका तो ऐसे ही था। बाकी एमजी रनाडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के वो थे गुरु, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के गुरु थे। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। नेक्स्ट है, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 2 सदस्य हैं पुरुष सदस्य। उसके बाद में देखेंगे 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो, इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही है। फिर अगला है 66 नंबर का क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम है, इन तीनों को संदर्भित करता है, इस ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हो, तो प्रोजेक्ट जो नेक्सस है, ये प्रोजेक्ट नेक्सस एक तरीके का बैंकों के मध्य संचालन प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि इमरजेंसी जो पैसे का लेन देन है उसको संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है, और इसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से करने के लिए भी काम करता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, तो सांगपो कहा जाता है। तिब्बत नदी का जो नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में सांगपो कहलाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद मेघना के नाम से जो बंगाल की खाड़ी है, तो इसकी जो ऐसे है, ऐसे आकर के इस तरीके से ऐसे जाकर के बंगाल की खाड़ी में, तो ये राकास्थाल के पास से निकलती है, यहाँ पर आकर अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है। ये इसमें ब्रह्मपुत्र पर ही मांझली द्वीप है असम में। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल ही असम से होकर के मेघालय और वहाँ जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है, तो इसको सांगपो कहते हैं वहाँ तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। संख्या क्या है, तो 3/4 है। इस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है, तो मुरलीकांत राजाराम पेड़कर जो है, ऑप्शन सी इसका सही है। फिर है 71 से 75 के लिए हिंदी वाला आ गया है, तो इसमें देखेंगे पैरा दिया गया है यानी कि गद्यांश दिया गया, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 72 71 जो है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किससे कहा है, तो एक युवती ने रानी से कहा है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन जो भी सही हो जाएगा। फिर कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है, तो अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ, तो ऑप्शन इसका ए है, जब भारी रानी
गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर 74 नंबर का, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? तो सी ऑप्शन जो है, हम जीते जय अग्नि कुंड में क्यों प्रवेश करती हैं? ऑप्शन इसका सी दिया गया है। फिर सैन्य संचालक और सहायक महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं? तो केसरिया बाना पहन करके। ऑप्शन इसका बी सही दिया गया है। फिर 76 से 80 के लिए फिर एक और पैराग्राफ दिया गया, तो 76 नंबर का ही देख लेते हैं। पैराग्राफ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसमें क्वेश्चन है, आंसर आप देख लीजिए। जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया है? तो ऑप्शन ए है, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसक कर निस्नेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। ऑप्शन इसका ए सही है। फिर पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ है? तो अपनी ससुराल में आया है। ऑप्शन इसका बी सही दिया है। फिर जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? तो धृतराष्ट्र, जो ऑप्शन ए है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई है, जो महाभारत में दिखाया गया उस तरीके उसकी बात की गई है। फिर लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? ऑप्शन सी कलकत्ता जा रहा हूँ, मतलब झूठ बोलते हैं। पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? तो का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। तो दोनों 80 नंबर का क्वेश्चन ये है। 81 नंबर में पूछ रहा है कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहा जाता है। जो गलत तरीके से होता है अवैध होता है। अनन्य मतलब अन्य चीजों से संलिप्त वाला या जुड़ा हुआ अनन्य होता है। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? यशपाल है। उसके बाद में डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो दंड हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही होगा। फिर जो विशेषण शब्द विशेषणों की संज्ञा विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। शारीरिक एक अशुद्ध, अच्छा ऑप्शन जो 85 दिया है, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द क्या है? तो जो ऑप्शन ए है इसका, शारीरिक बड़ा की मात्रा होगी साथ में, वही वाला सही होगा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो उत्तर प्रदेश का है रसिया गीत। अगला देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये जो कल जिनका पेपर है वो लोग भी देख करके जाइएगा, क्योंकि देख रहे हैं सुबह आईएलओ का पूछा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इतने समय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का पूछा है। इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में, ऑप्शन से ए सही है। इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उनमें से कोई भी एक पूछ सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, देख के जाने में ही भलाई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो राष्ट्रपति जो है 57 के तहत जो अनुच्छेद 53 से लेकर के करीब 62 तक जो है प्रावधान जो किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं? तो राष्ट्रपति के लिए किए गए हैं। तो उनके बारे में बात की गई है। 57 जो है राष्ट्रपति के विषय में बात करता है, पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद में देखेंगे, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया। तो किसका नियुक्त किया गया? एसोचैम का नियुक्त किया गया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसका जो महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 91 नंबर, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में गांधी जी का भाषण हुआ था, उससे पहले प्रस्ताव पास किया गया था। तो जो 9 अगस्त से जो आंदोलन है शुरू भी हो गया था, वैसे तो 8 अगस्त से ही मानते, लेकिन 9 अगस्त से जो है स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हो गया था। तो अगस्त 1942 में ही ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कई जगह हम सितंबर देख रहे थे 1943 में मान रहा, लेकिन 1943 में तब तक तो आंदोलन अपने मन से खूब चल ही रहा था और कांग्रेस को तो जितने भी बड़े नेता थे उनको बंद कर दिया गया था, कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कांग्रेस की कोई बैठक भी नहीं हुई थी उसके बाद। तो इसी वजह से अगस्त 1942 में ही इसका प्रस्ताव पास हुआ था। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है। क्यूबा जो है उसकी राजधानी हवाना है। ढाका बांग्लादेश की है। बाकी सारी प्राग जो है, प्राग दी है, क्विटो दी है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, अगला है 93 नंबर का, जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान जो है ये गिरता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, रूट दिया है 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी जो है 17 और 18 के बीच स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की जाती थी? तो ये ऑप्शन जो बी है इसका लोहा। सुबह हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया था कि हड़प्पा कौन सी सभ्यता? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उसके बाद में लोहा जो है वह उसके अवशेष नहीं पाए गए हैं, तो इस वजह से अनुमान ये लगाया जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे का यूज नहीं करते थे। और मोहनजोदाड़ो अगर अपनी फिल्म देखी होगी तो उसमें भी हथियार के लिए वो विदेशों से आयात करता है, लेकिन वहाँ नहीं पाए जाते। तो ये चीज़ है। जो लौह युग की शुरुआत है वो खास करके हम देखते हैं महाजनपद काल जो है उस समय से पाई जाती है, तो उस समय जो है लौह युग भी उसको कहा जाता है।
अगला देखेंगे 96 नंबर का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और भारतीय जो मतलब भारत के फ्यूचर में जो प्रवासियों की भूमिका है वो थीम रखी गई थी। अब प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, इस बार का भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर का, किसी देश के छोटे अक्षर सत्तापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो ये बाल्कनीकरण कहा जाता है। बाल्कनीकरण जो शब्द है ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो जो बाल्कन प्रायद्वीप है उसको क्या कर दिया गया था कि मतलब अपन खास करके ब्रिटेन ने अपने लाभ के लिए छोटे छोटे देशों में बांट दिया था। अभी भी देखेंगे तो वहाँ के जितने भी देश हैं उनकी अवस्थिति इस तरीके से है कि कोई देश मतलब उनका क्षेत्रफल भी बहुत कम है, वो सिर्फ एथनिक रूप से बांटे गए थे। तो उसको यही कहा जाता है सततपूर्ण इकाइयों में विभाजन को। जैसे भारत के बारे में भी कहा जाता था, बाल्कनीकरण प्रस्ताव जो आया था कि भारत में 560 के आसपास जो रियासतें थी, तो वह यहाँ भी कहा जाता था कि हो सकता है यहाँ भारत का भी बाल्कनीकरण हो जाए। तो जबकि हमारे भारतीय जो संविधान निर्माता थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी इच्छा शक्ति की परिणाम और भारतीयों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जो बाल्कनीकरण शब्द है ये वहीं से आया है। जो बाल्कन प्रदेश है वहाँ के जो देशों का निर्माण किया गया वो इस तरीके से किया गया था कि उनके बीच में जो विध्वंस थे उनके आधार पर कर दिया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो इसमें ऑप्शन जो इसका है बी सही हो जाएगा, रासबिहारी बोस द्वारा सौंपी गई थी। पहली चीज़ है गांधी जी का लेना देना नहीं था इससे, नेहरू जी का भी लेना नहीं था और मौलाना आज़ाद इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। जो स्वतंत्र इसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, इसमें ये जो रासबिहारी बोस है इन्होंने स्थापित भी की थी। मोहनलाल और रासबिहारी बोस ने की थी। अगला नंबर का है 99 नंबर का है क्या, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस वजह से इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्माशोषीय जो अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन जो है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था से है। तो जो 243 भाग 9 के तहत 243 और भाग 9 बी के तहत 243 भाग 9 में देखेंगे 243 से लेकर के 243 ओ तक के प्रावधान है जो कि पंचायतों से रिलेटेड है। और नगर पालिका से रिलेटेड जो महानगरीय क्षेत्र महानगर पालिका या नगर पालिका से रिलेटेड है 200 ओ के बाद पी से लेकर के आगे के जो प्रावधान है। उसके बाद 9 बी के तहत भी जो प्रावधान किए गए वो सहकारी समितियों से रिलेटेड है। तो इसमें दे रहा है जो क्यों दे रहा है, क्योंकि क्यों जो है क्यों किससे हो जाएगा, नगर पालिका से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो हमारा जो ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का जो भी पेट वाला एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का, इसके सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक आध इधर उधर हो गए हैं उनका आंसर, तो उसके लिए फिर ऑथेंटिक यही रहेगा कि जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी वो क्या मानते हैं तभी एक अनुमान लगाया जा सकेगा पूर्णतः सही वाला। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मैक्सिमम जो इसके आंसर है वो सही दिए जाए। आप लोग आंसर की मिलाने के साथ साथ एक काम ये करिएगा, कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सही सही वो भी साथ में लिखिए, जिससे पता चल सके कि कितना मेरिट जा सकती है। क्योंकि अभी 2 पेपर और होने बाकी हैं। आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, थर्ड और फोर्थ जो शिफ्ट है उसके भी एग्जाम देखना पड़ेगा कि उसका एग्जाम पेपर कैसा रहा। क्योंकि अभी तक जो पेपर है वो ना ही बहुत कठिन है और ना ही बहुत सरल है, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है, इसमें सरल भी है और कठिन भी है। तो इस वजह से अभी कट ऑफ का कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। अभी सिर्फ ये है कि जब कल के भी एग्जाम हो जाए और ठीक ठाक हमारे मात्रा में लोग इसको देखें वीडियो, तभी बताया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग मिलाइए और आराम करिए, तब तक नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करिए और ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी भी देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।